नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, अपना जो चैप्टर रहने वाला है फर्स्ट चैप्टर रहेगा एग्रीकल्चर का, और जिसमें अपन बात करेंगे बेटा सीड के बारे में और एग्रोनॉमी के बारे में और इसके साथ में सॉइल के बारे में। 3 पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने को एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है, फिर अपने को सॉइल के बारे में पढ़ना, और फिर इसके बाद में किसके बारे में पढ़ना है बेटा, सीड के बारे में पढ़ना है। और ऐसा मान लो कि आज की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में अपने को बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है, और इसके साथ में ही आप पढ़ रहे हो फाउंडेशन कोर्स। आप कौन सा पढ़ रहे हो बेटा, फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हो, और फाउंडेशन कोर्स की ये पहली क्लास रहने वाली है, ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है। तो इसमें आपको ये भी देखना है क्या प्रॉपर तरीके से अपने पास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जो अपन पढ़ रहे हैं सीड के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में, और इसके साथ में ये अपन बात करते हैं सॉइल के बारे में, क्या इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और इस क्लास में आपको रियल में लगेगा कि सर अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। अब और बस आपको रेगुलरिटी रखनी है, मतलब जो भी आप क्लासेस लो, और इसके साथ में ही जो अभी साथी देख रहा है अभी तक फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो उन सभी को बता दूं ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर ये रेगुलर फाउंडेशन बैच में क्लास होती है, जिसमें 11th और 12th का फाउंडेशन बैच बना हुआ है, जिसमें जेट सीयूटी सभी की तैयारी साथ में करवाई जाएगी। 11th और 12th के दोनों का सेपरेट सेपरेट बैच बना हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेपरेट सेपरेट बैच बने हुए हैं, तो उनमें आप ज्वाइन हो सकते हो। और मोर इन्फॉर्मेशन ये आपके नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक नंबर ये देख लेना, सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी। बस अब आपको इस क्लास को धैर्य के साथ में और बढ़िया तरीके से आपको देखना है, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कि अपन मानते हैं कि कोई भी मकान बनाते हैं उस टाइम के इस चीज का ध्यान रखते हैं, घर वाले एक ही चीज बोलते हैं कि नींव को सही रखना है। क्या पता आगे अपने को कितनी मंजिल चढ़ानी हो, अपने को बाद में पता चलता है कि बाद में मन कर जाए कि एक और मंजिल खड़ी कर देते हैं, तो बाद में कर सकते हैं। जब नींव मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत हो, तो फाउंडेशन आपका बहुत ही मजबूत होने वाला है। तो अपन शुरू करें बेटा, एक बार कमेंट करके बता दो सभी साथी जो भी ऐप पर जुड़ चुके हैं, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे। और इसके साथ में जय श्री राम, जो भी आपके इष्ट देवता उन सभी को याद करके अपन इस सेशन को शुरू करते हैं। और इसके साथ में ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी, मैं आपको जो जो स्टेप बताऊंगा उन स्टेप्स के जरिए आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। अभी साथ में भी रफली तरीके से क्या करना बेटा, नोट्स वगैरह बनाते रहना। देखिएगा अपन बात करते हैं, सबसे पहले एग्रोनॉमी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, एग्रोनॉमी की बात करते हैं। कोई भी अपनी साइंस की ब्रांच है, एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, कोई भी ब्रांच आप मान लो, वो ब्रांच होती है किसकी, साइंस की होती है बेटा। किसकी होती है कि सर ये साइंस की ब्रांच है, किसकी है, साइंस की ब्रांच है। और साइंस में भी किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। अब अपन पहले एग्रीकल्चर के बारे में ही एक बार अच्छे से चर्चा कर ले। देखो साथ में लिख लेना बेटा, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कृषि शब्द हिंदी में क्या कहते हैं कि सर कृषि कहते हैं। देखो एग्रीकल्चर की अपन मेनली ब्रांचेज की बात करते हैं, अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करते हैं। एक एग्रोनॉमी अपने पास में होती है, जिसको अपन सस्य विज्ञान कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान। काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटा यहां से, सस्य विज्ञान कहते हैं। इसके बाद में अपने पास में आती है दूसरी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है जिसको अपन उद्यान विज्ञान कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। बेटा एग्रीकल्चर का मतलब है आप अपने आसपास में ये सारी चीजें फिल कर पाओगे। इसके बाद में अपने पास में आती है नेक्स्ट, जिसको अपन एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। लिखते रहना बेटा, अभी रफली तरीके से लिखो, बाद में नोट्स बनाना प्रॉपर। इसको अपन कहते हैं पशुपालन। क्या कहते हैं, पशुपालन, ठीक है, या पशु विज्ञान या
वो भी लिख सकते हो आप एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इधर देखिएगा, इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, इसमें अपन क्रॉप प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन का, और इसके साथ में ही फील्ड मैनेजमेंट। बहुत सारे साथी होंगे वो बोलेंगे कि सर आप तो इंग्लिश में लिखवाते हो, क्या हम भी इंग्लिश में लिखे क्या? बेटा इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखो, हिंदी वाले हिंदी में लिखो, टर्मिनोलॉजी है ये कोई इंग्लिश नहीं है, ठीक है। इतनी आपको सीखनी पड़ेगी, आगे फर्दर एजुकेशन सीखने की कोशिश करो, कुछ भी कठिन नहीं है कि सर ये नहीं सीख सकते, सारी चीजें सीख सकते हो बेटा। इसमें अपन बात करते हैं फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, और इसके साथ में ही अपन किसका, खेत के प्रबंधन का, खेत के प्रबंधन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में देखो, इधर अपन बात करते हैं फल मतलब फ्रूट, इसके साथ में सब्जियां, बात करते हैं वेजिटेबल्स, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं फूल वगैरह आ जाएंगे इन सभी का, और इसके साथ में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जैम जेली बनाते हैं, ठीक है, टमाटर का सॉस बनाते हैं, तो ये इसी में आता है, हॉर्टिकल्चर में ही आता है, ठीक है। इनकी भी अलग अलग ब्रांचेज होती है। इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री में अपन क्या करते हैं, पशुओं का पालन, अरे किसका अध्ययन करते हैं, पशुओं के पालने का अध्ययन करते हैं। लाइव स्टॉक की रियरिंग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझते रहना। तो अपने को यहां से क्या सीखने को मिल रहा है कि अपनी जो एग्रीकल्चर है, जिसको अपन कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर है जिसको अपन कृषि कहते हैं, उसकी अलग अलग ब्रांच है। मेनली अपने 3 ब्रांच है, जिसमें एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में खेत सभी ने देखा होगा, फील्ड देखा होगा बेटा। एक तो आप खेत में जो भी प्रैक्टिसेस जैसे कि आप जुताई करते हो, और इसके साथ में टिलेज वगैरह की प्रैक्टिसेस आप इसको बोल सकते हो, जुताई हो गया, ये सारी बुआई वगैरह का कार्य ये किस में होता है, एग्रोनॉमी में। सिंचाई वगैरह देते हो, एग्रोनॉमी में हो जाएगा। खरपतवार का प्रबंधन करते हो, एग्रोनॉमी में हो जाएगा। और इसके साथ में फसलों का उत्पादन करते हो, फसलों का उत्पादन मतलब जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, इसके साथ में राइस हो गया, इसके साथ में मेज हो गया, ये सारी किसमें करते हैं बेटा, ये सारा अध्ययन अपन एग्रोनॉमी में करते हैं। एग्रोनॉमी में फसलों का उत्पादन हो गया, इसके साथ में ही फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट का मतलब है बेटा वो सारी प्रैक्टिसेस जो अपनी सॉइल को तैयार करना, और इसके साथ में इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अनुकूल अवस्थाएं प्रदान करना। जैसे कि आप फसल का उत्पादन, अब इसमें फसल उत्पादन का अध्ययन करते हैं। फसल उत्पादन कब कर पाओगे, जब उसमें सिंचाई दोगे, जब उसमें खरपतवार का क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे, खरपतवार को निकालोगे, और इसके साथ में ही ये सारी प्रैक्टिसेस होगी, तभी क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो इन दोनों का अध्ययन एग्रोनॉमी में रख दिया। इसके बाद में आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जैसे वेजिटेबल्स की बात करते हैं, सब्जियों की, फ्लावर्स की बात करते हैं, फूलों की, फ्रूट्स की बात करते हैं, फलों की, और इसके साथ में इनका बाद में, जैसे कि आपने अचार देखा है बेटा, सब्जियों का अचार बनता है कि सर क्यों नहीं देखा, बिल्कुल देखा है। तो बेटा वो सारा दिन किस में करते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में करते हैं। किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान में करते हैं। इसके बाद में आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में अपन क्या करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं। पशुओं का पालन करते हैं मतलब जो भी अपने पास में है, जैसे कि लाइव स्टॉक भी हो सकता है, पोल्ट्री भी हो सकता है। लाइव स्टॉक की बात करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी। इसके साथ में पोल्ट्री की बात करते हैं, ये पक्षी वगैरह नहीं आते कि जैसे बतख हो गया, मुर्गी हो गया, इनका पालन करते हैं, तो वो किस में आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। किस में आता है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। अपन 12th क्लास में सबसे पहले जो अपना सिलेबस है अभी, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सीड वगैरह के बारे में भी एग्रोनॉमी में ही पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी को पढ़ेंगे। अब एग्रोनॉमी को पढ़ने से पहले पहले तो ये उतार लेना, सारी चीजें लिख लेना, ये पीडीएफ भी मैं ऐप पर अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद में देखो बेटा, एग्रीकल्चर की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है बेटा, लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, एग्रा प्लस कल्चरा, एग्रा प्लस कल्चरा, एगर प्लस कल्चर। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ये आपको याद रखना है, बाद में जेट वगैरह में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में ये वाला हो गया कि सर बिल्कुल हो गया। अब बेटा एक और याद रखना, जिसके अंत में
ये भी नोट लगा के लिख लेना, जिसके अंत में कल्चर हो तो वह लेटिन भाषा का होगा। अरे किसका होगा? लेटिन भाषा का होगा। किसका होगा बेटा? लेटिन भाषा का होगा। और जिसके अंत में सेम लिख लेना, सेम लिख लेना, लोमी या लॉजी लगा हो, वो कौन सा होता है? अरे वो कौन सा होता है बेटा? वो ग्रीक वर्ड होता है। कौन सा होता है? ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड का एक अपवाद है जो कि मेनली आपको पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे अपवाद मिल जाएंगे, ये तो मैंने एक ट्रिक बताई है। पोमोलॉजी की बात करते हैं, पोमम प्लस लोगोस। अब बेटा इसमें दो चीजें आ गई, ये भाई साहब तो है लेटिन का और ये भाई साहब है ग्रीक का। तो ये किसका हो जाएगा? लैटिन प्लस ग्रीक का हो जाएगा। लैटिन प्लस ग्रीक का हो जाएगा। मतलब हिंदी वाले भी लिख लेना, ठीक है बेटा। वैसे तो लिख सकते हो इतनी टर्मिनोलॉजी में, तो क्या दिक्कत है, एक साल आराम से याद कर लोगे। लैटिन प्लस ग्रीक इस प्रकार से लिख लेना। ओके, अब समझिएगा बेटा इधर की ओर। एग्रीकल्चर किसका है? लेटिन का, क्योंकि लास्ट में कल्चर लगा होता है। जिसकी कल्चर लगा होता है वो ज्यादातर वर्ड किसके होते हैं? अपवाद को छोड़कर ज्यादातर किसके होते हैं? लेटिन के होते हैं। जिसके लास्ट में लॉमी और लॉजी लगा होता है वो ज्यादातर किसके होते हैं? वो ज्यादातर अपने होते हैं, ग्रीक के। अब इसके साथ में पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं बेटा? फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। तो ये किसका होता है? ये लैटिन प्लस ग्रीक का होता है बेटा, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। और हर एक एग्जाम में जो अपने 11th और 12th का आप आगे जो भी एग्जाम दोगे ना, उनमें 11th और 12th का ही ज्यादातर मटेरियल आपसे पूछा जाएगा। और इसके साथ में ही ये कुछ टर्म्स है और कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको आसपास से पूछ लिए जाते हैं, वो भी मैं साथ के साथ में लिखवाता रहूंगा। तो इनको नोट डाउन करते रहना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आप ढल जाओगे और उसके अकॉर्डिंग नोट्स एक प्रॉपर आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया बेटा? ये अपने पास में हो जाता है कंप्लीट की कौन सी भाषा के शब्द से कौन सा बना है, वो सारी चीजें हो जाएगी। अब इसके साथ में कृषि की बात कर ले, एग्रीकल्चर की बात कर ले तो लेटिन कर देना, कृषि की बात कर ले, कृषि शब्द किसकी बात कर ले? कृषि शब्द की बात कर ले तो ये संस्कृत भाषा का है। कृष धातु से बना है, कृष धातु से बना है, संस्कृत भाषा का है। कौन सी का है बेटा? संस्कृत भाषा का है। कौन सा? कृषि शब्द। कौन सा है बेटा? कृषि शब्द। तो ये जरूर आपको याद रखना है। इसके बाद में चले अपन आगे की ओर। आगे अपन बात करते बेटा सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? एग्रोनॉमी के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि सर एग्रोनॉमी के बारे में बता दो हमारे को, ठीक है। एग्रोनॉमी को अपन सस्य विज्ञान कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। इसमें दो चीजों का अपन बात करते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से बना है ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ये बना है एग्रोस, एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना है। एग्रोस का मतलब क्या होता है? एग्रोस का मतलब होता है फील्ड। और इसके साथ में ही बात करते हैं, नोमोस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट होता है। इसके साथ में डेफिनेशन की बात करें, इसमें लिख देना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें आपको लिखना क्या है? विज्ञान की वह शाखा या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं? फसल उत्पादन। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो जो फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अपन बात करते हैं, इसमें मैं शॉर्ट में लिखता हूं क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। और इसके साथ में फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट। मतलब बात करते हैं फसल उत्पादन, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन। इनके इनके प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस की स्टडी करते हैं। मतलब सिद्धांतों व क्रियाओं की स्टडी करते हैं।
सिद्धांतों व क्रियाओं की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, उसी को एग्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, आपको डेफिनेशन लिखना है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, एग्रोनॉमी कहते हैं। इंग्लिश वाले, एग्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स। समझ में आ गया बेटा। एग्रोनॉमी कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या होता है, फील्ड, और नोमोस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। ये शॉर्ट में लिखा है बेटा मैंने। ठीक है, और कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अरे कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है बेटा, ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। यहां तक सभी साथियों को क्लियर है क्या, कमेंट करके बता दो बेटा। डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मीनिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस अपना। इंपॉर्टेंस के अलावा कुछ मैं और आपको लिखवाना चाहूंगा, जिसमें मैं आपको लिखवाऊंगा बेटा कुछ फादर्स वगैरह लिखवा देता हूं एग्रोनॉमी के। ठीक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो क्या है बेटा, कौन है फादर ऑफ एग्रोनॉमी, कौन है, पीटर डी क्रेसन। कौन है बेटा, पीटर डी क्रेसन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इसके बाद में आते हैं भाई साहब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति के जनक। ठीक है, इसमें सस्य विज्ञान के पिताजी और इधर अपन हरित क्रांति के पिताजी की बात करते हैं। तो बेटा हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति के कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन थे बेटा, नॉर्मन ई बोरलॉग थे। इसके साथ में ही फादर की बात करते हैं, फादर किसके बेटा, यही ग्रीन रेवोल्यूशन के, पर किसमें, इंडिया में। किसमें पूछ रहे हैं बेटा, ये वर्ल्ड में थे। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता, छोटी छोटी बातें क्लियर कर लेना बेटा, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है तो आपको क्या समझना है कि वर्ल्ड में पूछ रहा है। अगर इंडिया दिया हुआ होता है तो भारत में पूछ रहा है। तो भारत में कौन थे बेटा, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर लगा देना बेटा, एम एस स्वामीनाथन। अरे कौन आ जाएंगे बेटा, एम एस स्वामीनाथन। हिंदी में भी लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो एम एस स्वामीनाथन। अरे कौन आ जाएंगे बेटा, एम एस स्वामीनाथन आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको क्यों याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो अपने को ये तो पता हो कि एग्रोनॉमी के बारे में डिटेल्ड अध्ययन किसने किया और इसको फिर पिता के रूप में जाना गया, तो बेटा वो पीटर डी क्रेसन जी है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये किन के कारण आई बेटा, एक दो वैज्ञानिक की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हरित क्रांति का पता है क्या बेटा, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है पता है क्या, अरे हरित क्रांति का मतलब होता है हरा भरा होना। ये आई थी गेहूं और धान के कारण, गेहूं और धान के कारण आई थी। गेहूं में ये गेहूं इसका मैन्युफैक्चर है। इसके साथ में ही बात करते हैं 1966-67 में, कब आई थी बेटा, 1966-67 में आई थी। इसके साथ में याद रखना ये बोनी किस्मों के कारण, बोनी किस्में थी, बोनी किस्मों का विकास किया गया और उनके कारण हरित क्रांति है। समझना ध्यान से, आप भी समझ सकते हो इन चीजों को। देखिएगा अपन बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। भाई साहब 1960 के दशक में अपन बात करें, 1960 के पहले अकाल सा पड़ गया और इसके साथ में प्रोडक्शन बहुत कम होने लग गया। अब जरूरत पड़ी खाने पीने की, जनसंख्या बढ़ रही थी पर फसल उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। जनसंख्या बढ़ रही थी पर फसल उत्पादन नहीं बढ़ रहा था।
तो इसके साथ में दो वैज्ञानिक आते हैं, दो महानुभव आते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर गेहूं और धान पर रिसर्च करते हैं। और कब करते हैं, 1966-67 में करते हैं। 1965 से 1968 के बीच में भी आप मान सकते हो, अब की बार जेट में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अपन मानते हैं 1966-67 में आते हैं भाई साहब। एक तो भारत के थे एम एस स्वामीनाथन, जिनको अपन भारत के अपन हरित क्रांति के जनक बोल दिए। एक थे भाई साहब विश्व के, अमेरिका के वैज्ञानिक थे नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनको विश्व के क्या बोल दिए, पितामह बोल दिए। किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के, हरित क्रांति के। कौन कौन सी फसलों के कारण आई बेटा, ये आई गेहूं और धान। और इनमें भी किसके कारण है, जो बोनी किस्में हैं उनका डेवलपमेंट किया गया, उनको विकसित किया गया। और इस टाइम ये बोनी किस्में काफी अधिक प्रोडक्शन दे रही थी, इस कारण इसको हरित क्रांति बोला गया। 1966-67 में मेनली किसके कारण थी बेटा, गेहूं के कारण थी। किसके कारण थी, गेहूं के कारण थी। तो ये आपको नॉर्मल सा याद रखना है बेटा, याद कर लोगे, लिख भी लेना इनको साथ में। अब इसके साथ में आपको पूछ ले कि अपन बात करते हैं, कोई भी एग्रोनॉमी के बारे में आपसे पूछ ले कि एग्रोनॉमी में किस किस का अध्ययन करते हैं भाई, बताइएगा। है, एग्रोनॉमी में किस किस का अध्ययन करते हैं बेटा, एग्रोनॉमी में अपन किसका, भूपरिष्करण मतलब टिलेज वगैरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, कटाई करते हैं, गहाई करते हैं, क्रॉप का प्रोटेक्शन, क्रॉप के प्रोटेक्शन में अलग अलग आता है, फसल का संरक्षण, कीटों से बचाव करना, रोगों से बचाव करना, खरपतवार से क्या करना बेटा, बचाव करना। ये अपने किस में आता है, इसी में आता है। सिंचाई करना भी इसी में आता है। और इसके साथ में ही मृदा में उर्वरक वगैरह मिलाना भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये अपन अध्ययन करते हैं एग्रोनॉमी में। किस में करते हैं बेटा, एग्रोनॉमी में करते हैं। अब इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस है। अब आप मेरे को इतना बता दो बेटा, आप मेरे को इतना बता दो कि आपको कोई ऐसे पूछे कि एग्रोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप क्या क्या बताओगे। अरे सर, आप हमारे को ये मत पूछो कि क्या इंपॉर्टेंस है, आप हमारे को ये पूछो कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सॉरी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये मत पूछो क्या क्या नहीं है, ये पूछो कि सर बता दो, आप ही बताओ। तो आप बोलोगे कि सर अपनी जो, कोई भी ऐसा मान लो कि मैं तो वाले कोई इंजीनियर वगैरह क्या बनाते होंगे, सड़कें बनाते होंगे, मकान बना देते होंगे, बिल्डिंग बना देते होंगे। पर सर आपको पता है क्या, एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी में किस किस का खाद्यान्न की उपलब्धता होती है, वस्त्र। ठीक है, इंपॉर्टेंस में पॉइंट्स लिख रहा हूं, वस्त्र। अरे सर, कपास का नाम सुना है क्या, कपास, कपास से रेशा प्राप्त होता है, और उस रेशे के द्वारा ही आज जो आप पहन रखे हो ना, ये उसी के द्वारा अवेलेबल होते हैं। तो समझ में आया, पहला क्या हो गया, पहला वस्त्र हो गया। इसके साथ में ही कि सर अपन मानते हैं एक इंसान की आधारभूत रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो सर एक कपड़ा तो हो गया, इसके बाद में अपन बात करते हैं रोटी कपड़ा, कपड़ा हो गया, रोटी की बात करते हैं खाद्यान्न। अरे खाद्यान्न चाहिए, आप पशुओं के लिए चारा मान लो, इसके साथ में मनुष्यों के लिए आप खाद्यान्न मान लो। ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, ये अपने को एग्रोनॉमी के द्वारा ही प्राप्त होता है। अरे आपने गेहूं का उत्पादन किया, कौन सी शाखा में करते हो, अरे कौन सी ब्रांच में करते हो, कि सर हमारे को पता है हम एग्रोनॉमी में करते हैं। अरे किस में करते हैं, एग्रोनॉमी में करते हैं। तो एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, बता दो, कमेंट करके बता दो एक बार कि एग्रोनॉमी का स्कोप हुआ कि नहीं हुआ। इसके साथ में अपन बात करते हैं कपास का प्रोडक्शन करते हो, तो वो कपास क्या करती है, रेशे वगैरह बनाने में, कपड़े वगैरह बनाने में काम में आती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं किसके बारे में, पशुओं का चारा। अरे हरी फसलें जैसे कि रिंजके की बात करते हैं, बरसीम की बात करते हैं, उनसे हरा चारा मिलता है कि नहीं मिलता है, कि सर बिल्कुल मिलता है। तो बेटा वो सारे क्या है, इंपॉर्टेंस है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो अपने क्या है बेटा, अपने पास में बात करते हैं विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिसेस होती है जिनसे अपन क्या करते हैं, कच्चा माल मिलता है उद्योगों के लिए। जैसे कि अपन बात करते हैं चीनी बनाने का उद्योग है, तो गन्ना वगैरह कहाँ से मिलेगा,
गन्ना अपने एग्रीकल्चर से मिलेगा। कोई कपड़े बनाने का उद्योग है तो कच्चा माल कपास के खेत से मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो उद्योगों को कच्चा माल भी कहाँ से मिलता है? अपने एग्रोनॉमी से मिलता है। तो ये क्या है बेटा? ये इंपॉर्टेंस है। अरे क्या है? इंपॉर्टेंस है। तो आई होप इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। और इसके अलावा जो 11th क्लास का, सभी के लिए 11th क्लास का भी चैप्टर होगा, तो उसमें इंपॉर्टेंस अलग अलग पॉइंटों में डिवाइड करके भी आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? अब इसके साथ में बात करते स्कोप। किसकी बात करते हैं बेटा? स्कोप की बात करते हैं। स्कोप बेटा अलग अलग प्रकार से है। 4 पॉइंट आप लिखना, 4 पॉइंट लिखना। स्कोप में कितने पॉइंट लिखने हैं? 4 पॉइंट लिखने हैं। 4 पॉइंट में सबसे पहले आता है कि आप इसको, मतलब आप क्या कर सकते हो बेटा? आप एग्रीकल्चर की डिग्री करते हो, आप एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर की डिग्री में क्या कर सकते हो? कि सर हम क्या कर सकते हैं? आप सुपरवाइजर की जॉब कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, आप एओ की, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो। कई सारे स्कोप है। तो अपन एग्रोनॉमी में क्या कर सकते हैं? कि सर एग्रोनॉमी में सबसे पहला तो स्कोप है कि सर हम कृषि का उत्पादन, अरे सर हम तो किसान फैमिली से हैं, किसान के बेटे हैं, हम क्या करेंगे? हम तो भाई साहब खेती करेंगे सर, हम तो क्या करेंगे? खेती करेंगे। अरे भाई साहब खेती करोगे तो आपको उत्पादन मिलेगा क्या? अरे उत्पादन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? कि सर बिल्कुल होगा। प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा बेटा? कि सर बिल्कुल होगा। और अपन बात करते हैं, कोई भी अपना राष्ट्र है, कोई भी अपना नेशन है, उस राष्ट्र की प्रगति का सूचक होता है। क्या होता है? अपने एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे कि अपन बात करते हैं, एग्रीकल्चर में आप समझिएगा फसल का उत्पादन अपन करते हैं, तो फसल का उत्पादन से क्या मिलती है? कि सर फसल के उत्पादन से इनकम मिलती है। अब इनकम मिलती है तो स्कोप हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई साहब कोई भी देश है, उस देश के लिए खाने के लिए, पहनने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूर्ण होती है? ये एग्रीकल्चर में। मतलब आप प्रोडक्शन करोगे, आप प्रोडक्शन करोगे तभी तो ये पूर्ण हो पाएगी। तो सबसे पहला स्कोप है बेटा, पहला है कि फसल उत्पादन कर लो। मैं आपको पूछूं या आप मेरे से पूछो कि सर हम एग्रीकल्चर में हैं, एग्रीकल्चर में जा तो रहे, क्या इसमें स्कोप है? मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल बेटा स्कोप है। और आप मेरे को पूछो कि सर क्या क्या स्कोप है, तो बेटा सबसे पहला स्कोप है कि आप खेती से उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। खेती से क्या कर सकते हो? उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये आपको पूछा जाता है। आपको 12th क्लास में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें पूछेगा, तो इसमें लिखना है कि पहला स्कोप होता है सर एग्रीकल्चर में क्या करना? प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन का मतलब है जैसे कि मैंने गेहूं की फसल लगा ली मेरे खेत में, तो वो एग्रोनॉमी के अंतर्गत ही आ जाएगी। तो एग्रोनॉमी का क्या हो गया? स्कोप हो गया। ठीक है, और ये अपन बात करते हैं किसान क्या करते हैं। किसान क्या करते हैं? कुछ किसान तो क्या होते हैं, अधिकतम मुनाफे के लिए कमाते हैं, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए करते हैं। और कुछ जो किसान है वो जीवन निर्वाह खेती, जिसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह की थी। अरे बेटा गांवों में भी आपने देखा होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली रूप से समझो इसको। जैसे कि अपन बात करते हैं, अपने आसपास में एक ऐसा किसान है जो कि 2-3 बीघा में अपनी खेती करता है। 1 बीघा में उसने चावल लगा लिया, 1 बीघा में गेहूं लगा लिया, 1 बीघा में दाल लगा ली। ठीक है, अब उसका मकसद ये नहीं है, उसका टारगेट ये नहीं है कि मैं मार्केट में सेल आउट करूं। उसका मकसद एक ही है कि मैं इस प्रोडक्शन से मेरा घर चला, मैं मेरा घर चला लूं। तो ये क्या होती है बेटा? जीवन निर्वाह खेती होती है। एक होता प्रोडक्शन करता बहुत ज्यादा और मार्केट में सेल आउट करता है। मार्केट में सेल आउट करता है तो वो क्या करता है? वो मुनाफे की दृष्टि से करता है। तो पहला हो जाएगा भाई साहब इन एग्रीकल्चर, मतलब आप कह सकते हो इसको प्रोडक्शन कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? प्रोडक्शन कह सकते हो। इसके बाद में दूसरा आता है बेटा इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपने को एग्रोनॉमी में क्या मिलता है? एग्रोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बेटा एम्प्लॉयमेंट 3 प्रकार से कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट 3 प्रकार से आप कर सकते हो, 3 प्रकार के सेक्टर में। पहला तो एजुकेशन में, पहला तो एजुकेशन में। एजुकेशन भी कौन सी? एग्रीकल्चर की। तो लिख लेना पहला कृषि शिक्षा। पहला क्या हो जाएगा? कृषि शिक्षा। इसके साथ में ही एजुकेशन के साथ साथ में आप क्या कर सकते हो? साइंटिस्ट। अरे भाई साहब आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है,
और साइंटिस्ट बनोगे तो शोध का कार्य करोगे, ठीक है, शोध का कार्य करोगे, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड अपने पास में आता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रसार का कार्य करना। अरे किसका कार्य करना? प्रसार का कार्य करना। समझिएगा, जैसे कि आप जैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर करोगे, स्नातक कर लोगे, क्या कर लोगे बेटा? स्नातक कर लोगे, तो स्नातक करने के बाद में क्या होगा? सबसे पहला आपका स्कोप होगा कि आप क्या करोगे बेटा? एजुकेशन, मतलब आप टीचर बन गए बेटा। क्या बन गए? आप टीचर बन गए। और टीचर बनने के बाद में आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ाने का कार्य कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाने का कार्य कर रहे हो। तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ाने के तौर पर मिल सकता है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो? साइंटिस्ट बन सकते हो बेटा। क्या बन सकते हो? साइंटिस्ट बन सकते हो, मतलब आप वैज्ञानिक बन के शोध करने का कार्य कर सकते हो। मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की अपन बात करते हैं, एक्सटेंशन की अपन बात करते हैं, प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसार। प्रसार का मतलब क्या होता है? कोई भी यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी में कोई भी किस्म डेवलप हुई बेटा, जैसे कि अपन बात करते हैं सोनालिका किस्म गेहूं की डेवलप कर दी, ठीक है। कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी है, आईएआर आई है, इसने सोनालिका किस्म डेवलप कर दी। अब सोनालिका किस्म तो डेवलप कर दी, अब इसका प्रसार करना है, किसानों तक बताना है। किसानों तक बताने के लिए किसको हायर करेगा? कोई एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ होगा। एग्रीकल्चर में भी क्या पढ़ा हुआ होगा? एग्रोनॉमी मेनली पढ़ा हुआ होगा। वो अच्छे से बताएगा, क्योंकि फसल का उत्पादन किस में करते हैं? एग्रोनॉमी में। तो ये एक्सटेंशन का कार्य होता है। इसके साथ में ही मैं बात करता हूं बेटा, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, एक और हो जाएगा बैंकों में। बेटा बैंकों में जॉब होती है, बैंकों में बात करता हूं, एएफओ की जॉब होती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अरे किसकी होती है बेटा? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की क्या होती है? जॉब होती है। और कृषि अधिकारी की जॉब होती है, एओ की जॉब होती है, ठीक है, कृषि अधिकारी की जॉब होती है। तो आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, बैंकों में सलाहकार के रूप में, या इसके साथ में ही एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में ही बात करते हैं, कोई भी अपन बात करते हैं पेस्टिसाइड बनाने वाली, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली बनाने वाली वाली कंपनियों बेटा, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी में अपने को क्या मिल सकती है? जॉब। पेस्टिसाइड में हर प्रकार का हो सकता है, कोई भी प्लांट हार्मोन है, कोई भी अपन बात करते हैं कोई भी और उर्वरक वगैरह बना रही है, तो उनमें अपन बात कर सकते हैं, जैसे क्रिप्को है, इफको है, इनमें लगातार क्या आती है बेटा? वैकेंसीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल सकता है। कोई बीज बनाने वाली कोई भी कंपनी है, उसमें अपने को क्या मिल सकती है? सीड वाली कंपनी में अपने को क्या मिल सकती है? जॉब मिल सकती है। तो बेटा पहला था कि आप क्या कर सकते हो? खेती का उत्पादन, मतलब विभिन्न फसलों का उत्पादन करके क्या कर सकते हो? अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो। दूसरा अपने पास में आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपको रोजगार मिल सकता है एग्रोनॉमी में। कहां कहां पर मिल सकता है? सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट अपने पास में आता है इन ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय। बेटा आप नौकरी, ये तो थी नौकरी, अब नौकरी के अलावा आती है आप नौकरी ना करके आप नौकरी देने का भी कार्य कर सकते हो। इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? बिजनेस कर सकते हो। आपने कोई एग्रो इंडस्ट्री लगा ली बेटा, आपने क्या लगा ली? एग्रो इंडस्ट्री लगा ली। एग्रो इंडस्ट्रीज की जैसे कि मैं बात करता हूँ कि सर कौन सी हो जाएगी? जैसे कि बेटा आपने लगा ली, आपने कृषि उपकरण बनाने की लगा ली। क्या कर ली बेटा? कृषि उपकरण बनाने की लगा ली। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर बनाने की लगा ली, उर्वरक बनाने की लगा ली, ठीक है। इसके साथ में ही आपने बीज बनाने की लगा ली। किसकी लगा ली बेटा? बीज बनाने की कर ली। कृषि में विभिन्न प्रकार की दवाएं होती है, मेडिसिन होती है, तो कृषि में विभिन्न प्रकार की दवाएं, कृषि में विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाने वाली आप क्या करते हो? दवाएं बनाने वाली क्या हो जाएगी बेटा? दवाओं बनाने का व्यापार कर सकते हो। दवाओं का क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। इसके साथ में ही आपने देखा होगा बेटा, आपने देखा होगा कि जो भी अपना प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादन होता है, उस उत्पादन को लेने के आते हैं
बिजनेसमैन आते हैं कि सर हमारे पास में तो रिटेलर, वो भी सारी चीजें बताएंगे अपन। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं गांव का व्यापारी होता है। अरे गांव का व्यापारी होता है, वो अपन से प्रोडक्शन लेकर जाता है, और प्रोडक्शन लेकर ऐसे तो नहीं अपनी समाज सेवा कर रहा है, वो भी तो पैसे कमा रहा होगा। पैसे कमा रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, कृषि पैदावार का लेन देन कर रहा है। लेन देन कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, लेन देन का व्यापार कर रहा है। लेन देन का व्यापार कैसे, अपन से उसने ले लिया और इसके लास्ट में जो यूज करेगा उसको दे दिया। ठीक है, बीच में विभिन्न प्रकार की चेन होती है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो बीच में क्या करते हैं, कृषि पैदावार का क्या करते हैं बेटा, व्यापार करते हैं। अरे क्या करते हैं बेटा, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये अपने पास में क्या होता है, प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। तो बेटा ये खुद का व्यवसाय है, खुद का क्या है, ऑक्यूपेशन है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, थर्ड अपने पास में हो जाएगा व्यवसाय। व्यवसाय में आप एग्रो इंडस्ट्रीज, उर्वरक, फर्टिलाइजर, ये सारे बनाने में आप क्या कर सकते हो, इनका व्यवसाय कर सकते हो। ये बनाने का क्या कर सकते हो बेटा, व्यवसाय कर सकते हो। समझ में आ गया क्या बेटा। अब इसके बाद में चलें आगे की ओर। आगे आता है इंडस्ट्रीज। क्या आती है बेटा, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहां से मिलता है बेटा, इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहां से मिलता है। जैसे कि सर हम आपको बताएं क्या कहां से मिलता है, जैसे कि डेयरी उद्योग है, किसी ने डेयरी उद्योग लगा रखा है, तो 1 बाय 1 पॉइंट में मैं बता देता हूँ। किसी ने डेयरी उद्योग लगा रखा है, तो डेयरी उद्योग लगा रखा है तो बेटा उसको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, उसको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, उसको मिलेगा जैसे कि सर डेयरी उद्योग को क्या कच्चा माल चाहिए, वहां पर तो पशु होनी चाहिए, कच्चा माल की क्या जरूरत है बेटा, डेयरी उद्योग के लिए अपने को फॉडर क्रॉप्स चाहिए। फॉडर क्रॉप्स का मतलब है चारे वाली फसलें अपने को चाहिए। क्या चाहिए बेटा, डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री को चारे वाली फसलें चाहिए। अरे क्या चाहिए बेटा, चारे वाली क्या चाहिए, फसलें चाहिए। और बेटा जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से अलग अलग स्टूडेंट है ना, उनको अलग अलग आपको मटेरियल मिल जाएगा, अलग अलग आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ में देखिएगा, डेयरी उद्योग हो गया मतलब जिसमें अपन बात करते हैं चारे वाली फसलें हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, चारे वाली फसलें। ये अपने को कहां से मिलेगी, ये अपने को एग्रोनॉमी से मिलेगी। ठीक है, तो पहला होता है कि इन इंडस्ट्रीज मतलब डेयरी की इंडस्ट्री है, उसमें चारे वाली फसलें चाहिए, पशुओं को चारा खिलाने के लिए कच्चा माल की जरूरत हो गई, रॉ मटेरियल की पूर्ति हो गई। अब इसके साथ में ही कोई है बेटा जो गुड़ बनाते हैं, जो गुड़ बनाते हैं, जो शक्कर बनाते हैं, चीनी वगैरह बनाते हैं, तो उनके कोई उद्योग है, उनकी कोई इंडस्ट्रीज है, तो उनमें अपन क्या करते हैं, उनमें अपन क्या करेंगे कि सर उनमें हम एक काम करेंगे, उनमें गन्ना चुकंदर की फसलें रॉ मटेरियल के रूप में दे देंगे। किसकी बेटा, सुगरकेन की, और इसके साथ में चुकंदर की क्या दे देंगे बेटा, फसल दे देंगे। और इससे वो क्या बना लेंगे, शक्कर बना लेंगे, इससे वो क्या बना लेंगे बेटा, गुड़ बना लेंगे। फिर नेक्स्ट अपने पास में आता है जैसे कि वस्त्र उद्योग है। कोई भाई साहब वस्त्र बनाने का उद्योग बन गया, वस्त्र उद्योग बन गया मतलब जो कि क्या बनाता है, वस्त्र बनाता है, जो कि कपड़े बनाता है। कि सर इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए बेटा आप कपास का उत्पादन करके एग्रोनॉमी में वो इनको आप दे सकते हो, कॉटन का। इसके बाद में आता है बीड़ी सिगरेट, कि सर आजकल हर कोई इसका सेवन करता है। ठीक है, तो बीड़ी सिगरेट के जो उद्योग है उनको अपन बात करते तंबाकू की फसल दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा, बीड़ी सिगरेट के जो उद्योग है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बीड़ी और जो सिगरेट के जो उद्योग है उनको अपन क्या दे देते हैं, तंबाकू, टोबैको की फसल। अरे क्या दे देंगे बेटा, तंबाकू या टोबैको की क्या दे देंगे बेटा, फसल दे देंगे। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, अरे क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रॉ मटेरियल। अपन किसको देते हैं, उद्योगों को देते हैं। कि सर और बताइएगा हमारे, जैसे कि अपन बात करते हैं कोई भी मेडिसिन बनाने के, मेडिसिनल भी तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो मेडिसिन बनाने के, मेडिसिन मतलब अपन ने को क्या बनानी है, दवाएं बनानी है। क्या बनानी है, दवाएं बनानी है, तो अपन औषधीय, अरे औषधीय पौधे उगाएंगे, औषधीय पौधे उगाएंगे और रॉ मटेरियल दे देंगे। ठीक है, ये भी स्कोप है। इसके साथ में मसाले बनाने के उद्योग होते हैं,
मसाले बनाने के क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। उनको मसाले के लिए जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, ये फसलें आप दे दोगे। ठीक है, तो इनमें लिख लेना बेटा। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट। अब ये तो हो गया सीधा सा अपन फसलें दे दिए। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जैसे कि खाद अपने को कहां से मिलता है बेटा। अरे खाद अपने को कहां से मिलता है, उर्वरक उद्योग से मिलता है। कहां से मिलता है, उर्वरक उद्योग से मिलता है। तो ये भी क्या है बेटा, एक प्रकार की इंडस्ट्री है, खाद अवेलेबल करवाती है। अब इसके साथ में कोई बीज उत्पादन उद्योग है, बीज का उत्पादन भी तो इंडस्ट्री में ही होता है, तो बीज के उत्पादन का उद्योग हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तो पौध संरक्षण, पौध संरक्षण में क्या आ जाएगा, खरपतवार का संरक्षण करते हो और इसके साथ में रोगों से बचाव करते हो, इसके साथ में कीटों से बचाव करते हो, वो हो जाएगा। पौध वर्दी, अरे जिब्रेलिन, ऑक्सीन, इसके साथ में साइटोकाइनिन, ये बनाते हो तो ये बनाने की भी उद्योग होते हैं। और इसके साथ में सिंचाई के साधन बनाते हो, कोई भी यंत्र बनाते हो, वो वाले उद्योग आ जाएंगे। तो बेटा ये सारे किस में आते हैं, ये इन इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो समझिएगा जल्दी से, रैपिडली से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एग्रोनॉमी की 3 ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इसके साथ में ही एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, पशुपालन और पशुओं का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियों फूल का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी में सस्य विज्ञान, मतलब बात करते हैं फसल का उत्पादन और खेत के प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। और कृषि की बात करें, ओनली कृषि की बात करें तो वो किसका है बेटा, वो संस्कृत भाषा की कृष धातु से मिलकर बना है। और इसके साथ में ही जिसके अंत में कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा का होता है। जिसके लास्ट में, जिसके अंत में क्या बना होता है, लोमी और लॉजी लगा होता है। जिसके अंत में लोमी और लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा का होता है। और जिसके लास्ट में लोमी और लॉजी लगा हुआ और फिर भी भाई साहब वो नहीं हो ग्रीक का, तो क्या कर ले, तो उनको अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल अपन लेते हैं, पोमोलॉजी, वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लॉजी। ठीक है, इसके साथ में पोमम किसका है, लैटिन, और वो लॉजी किसका है बेटा, ग्रीक का है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करते हैं, पीटर डी क्रेसन जी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे। गेहूं और धान में, मतलब व्हीट और पैडी में क्या हुआ, अत्यधिक प्रोडक्शन हुआ। और वो क्यों हुआ, वो इन दोनों वैज्ञानिकों की महानता के कारण हुआ बेटा। ठीक है, इनके कार्य के कारण हुआ, इसीलिए तो पिताजी कहा गया इनको। ठीक है, तो अपन बात करते हैं गेहूं और धान, इन दोनों के कारण 1966-67 में, कब, 1966-67 में। और इसके साथ में ही बात करते हैं बोनी किस्मों का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। और इसके साथ में इनका काफी अत्यधिक उत्पादन हुआ। तो ये अपन किस नाम से जानने लगे, इसको हरित क्रांति के नाम से जानने लगे। तो बेटा मेरे हिसाब से ये सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। एग्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, फसल उत्पादन और इसके साथ में ही जो मृदा प्रबंधन है इसकी क्रियाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में आता है एग्रोस प्लस नोमो शब्द, मतलब ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं भाई साहब, वस्त्र, खाद्यान्न, अभी जो आगे लिखे थे ना ये सारे अपने क्या हो जाएंगे, इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंस आप निकाल सकते हो, या मैंने कहा था कि आगे एक क्लास होगी उसमें और बता दूंगा मैं डिटेल से। इसके बाद में आता है अपन बात करते हैं स्कोप की बात करते हैं। स्कोप होता है सबसे पहले, जैसे कि आप मेरे को पूछो कि सर हम एग्रीकल्चर में आ गए, एग्रीकल्चर ले ली आपके कहने से, आप बताओ स्कोप क्या होता है। अब देखो बेटा इसमें स्कोप पहला है एग्रीकल्चर, मतलब बात करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हो। दूसरा स्कोप अपने पास में आता है एम्प्लॉयमेंट, आप बेटा एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, कृषि अधिकारी बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप प्रसार कार्यकर्ता, मतलब जो अपन बात करते हैं कोई भी अपने यूनिवर्सिटी में किस्म डेवलप हुई उसको लोगों तक पहुंचाने का क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। इसके साथ में इन ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, एग्रो इंडस्ट्री का कर सकते हो, उर्वरक का कर सकते हो, बीज का कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, व्यवसाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है,
है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने पास में आता है इन इंडस्ट्रीज, मतलब बात करते हैं डेयरी उद्योग, मतलब चारे वाली फसलें वगैरह लगा सकते हो। इसके साथ में गुड़ शक्कर उद्योग, जिसमें आप गन्ना चुकंदर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, कपास हो जाएगा, बीड़ी सिगरेट की बात करते हैं, तंबाकू, दवाओं की बात करते हैं, औषधीय पौधे मसाले होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जीरा धनिया वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में खाद बनाने वाले उर्वरक उद्योग, बीज उत्पादन, पौध वर्धी हार्मोन। आई होप आपको क्लियर हो गया। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे और भी बेटर तरीके से। मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर विश्वास रखना। लिख तो अपन बहुत कुछ सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर रटी रटाई सारी चीजें लिखोगे ना, अभी मैं भी यहाँ पर बुक की पीडीएफ लगाकर पूरी चीजें आपको रटा देता, पूरी चीजें समझा देता, पर मेरा मेन टारगेट है बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ में ही वो सारी चीजें आपके माइंड में हो, ठीक है। यस सर जी। और इसके साथ में आपके कई स्टेट ऐसे हैं वहां पर चैप्टर इधर उधर मिलेंगे आपको, ठीक है, पर चैप्टर मिलेंगे जरूर, क्योंकि सीयूटी की जेड की तैयारी भी आपके साथ में हो रही है, जो भी स्टेट का एग्जाम है उसकी भी साथ में हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सारे चैप्टर क्लियर करने होंगे। मैं आपको इतना वादा करता हूं, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, 12th के साथ में या 11th के साथ में आप सब कुछ कवर कर सकते हो, सब कुछ कवर कर सकते हो, इतना मेरा वादा है। और आप अगर कोई स्कूल में भी नहीं जाते हो या स्कूल में जाते हो वो आपकी डिपेंड है, पर आप डेडिकेशन के साथ में अगर 1 साल दे दोगे तो बेटा सारा फाउंडेशन आपका मजबूत हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा, अपने सभी साथियों को भी बताना है, एक बार ये क्लास शेयर करनी है सभी को। इसके बाद में आता है बेटा अपने को पढ़ना है, एक सोइल फर्टिलिटी होती है और एक क्या होता है बेटा, सोइल प्रोडक्टिविटी होती है। बेटा पहला है सोइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, सोइल फर्टिलिटी। बेटा ये एक प्रकार की कैपेसिटी है, ये एक प्रकार की कैपेसिटी है। अब मैं आपको बताता हूं कि सोइल फर्टिलिटी क्या होता है। सोइल फर्टिलिटी क्या होता है समझिएगा। जैसे कि बात करते हैं बेटा, ये मृदा है, सोइल फर्टिलिटी बेटा दो शब्द है, एक तो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, उर्वर। क्या होता है बेटा, उर्वर होता है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उर्वर होता है। उर्वर का मतलब है वो उत्पादन दे रही है, वो क्या है बेटा, वो उत्पादन दे रही है, वो फर्टाइल है। वो क्या है बेटा, फर्टाइल है। एक होता है स्ट्राइल, स्ट्राइल की बात करते हैं वो उत्पादन देने योग्य नहीं रहती। एक होती है फर्टाइल, जो क्या होती है, उर्वर होती है, मतलब उत्पादन देने योग्य रहती है। एक वर्ड अपने पास में सॉइल मतलब मृदा, ये क्या है बेटा, मृदा। तो बेटा ऐसी मृदा, ऐसी मृदा या मृदा की वह क्षमता जो कि यहाँ पर आपको पता है कैल्शियम होता है, इसके साथ में ही मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है, ये प्लांट होता है। तो इस मृदा की वह क्षमता, इस मृदा की वह क्षमता, इस मृदा की वह क्षमता या वह कैपेसिटी जो इस प्लांट को सभी पोषक तत्व संतुलन मात्रा में अवेलेबल करा सके। इस मृदा की वह क्षमता जो इस प्लांट को सभी आवश्यक पोषक तत्व क्या करवा सके, एक संतुलन, एक बैलेंस फॉर्म में क्या करवा सके, अवेलेबल करवा सके। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है, इसमें अपन किसको बोलेंगे, सोइल फर्टिलिटी, इस मृदा की एक कैपेसिटी को बोलेंगे, एक क्षमता को बोलेंगे, जो कि इस प्लांट को क्या कर सके, सारे पोषक तत्व संतुलन मात्रा में, बैलेंस्ड मात्रा में क्या कर सके, अवेलेबल करवा सके। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन बात करते हैं ये एक प्रकार की क्षमता है जिसमें क्या करते हैं, पोषक तत्वों को प्राप्य रूप में, अवेलेबल फॉर्म में क्या करती है, उचित मात्रा में, संतुलन में क्या करती है, ये पौधे को अवेलेबल करवाती है। तो इसको सोइल फर्टिलिटी कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या करते हैं बेटा, सोइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता कहते हैं। तो आप लिख लेना बेटा, मृदा की वह क्षमता जो कि पौधे को प्राप्य रूप, संतुलित रूप में क्या कर सके, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवा सके। क्या करवा सके बेटा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवा सके, इसी को सोइल फर्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में और एक बार डायग्राम के माध्यम से, आपको रटना नहीं है, इसमें रटना नहीं है बेटा। ठीक है, ये अपने पास में क्या है बेटा, मृदा है, ये अपने पास में क्या है, पौधा है। अब आपको पता है जैसे कि अपन क्या करते हैं बेटा, अपन क्या करते हैं, अरे आप तो एक चीज समझो कि अपने माता पिता को अपन अच्छा कब बोलते हैं, अपन बात करते हैं प्लांट के माता पिता क्या है, प्लांट के माता पिता है मृदा, सोइल।
ठीक है। अपन अपने माता पिता को अच्छे कब बोलेंगे? जब अपने को कपड़े देंगे, इसके साथ में खाने पीने को देंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, तभी बोलेंगे। अपने को कुछ खाने के नहीं देंगे तब तो अपने ही बोल देंगे कि मेरे माता पिता तो अच्छे नहीं है। ठीक है। अब ये सोइल फर्टिलिटी एक टर्मिनोलॉजी है। ये क्या कहती है? ये क्या कहती है? ये कि मृदा की वह क्षमता जो पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर रूप से, संतुलित रूप से और प्राप्य रूप में अवेलेबल करवाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक प्लांट को मृदा की वह क्षमता जो कि क्या करती है? पोषक तत्वों को एक तो प्राप्य रूप में और एक इसके साथ में संतुलित रूप में क्या करवा सके? उपलब्ध करवा सके। उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? उसी को अपन सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। तो आई होप आप सभी को सॉइल फर्टिलिटी समझ में आ गया। अरे आ गया क्या? अब इसमें बेटा एक चीज है सीधी सी, ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि अपन बात करते हैं, अब इसमें एक और चीज याद रखना था। सोइल फर्टिलिटी जैसे कि मैं बात करता हूँ, इस मृदा की क्षमता है, मतलब इसमें पोषक तत्व है, ठीक है, पोषक तत्व है, पर बेटा पाला पड़ गया। क्या हो गया? पाला पड़ गया। इसके साथ में ही बात करते हैं, मतलब भौतिक दशाएं भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीधा सा ये समझना कि भौतिक दशाएं भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भौतिक दशाएं भी होनी चाहिए। अब इसके साथ में ही ये अपने पास में क्या हो गया? सोइल फर्टिलिटी हो गया। अब एक अपने पास में क्या था? एक अपने पास में था सोइल प्रोडक्टिविटी। सोइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। एक अपने पास में क्या था? सोइल प्रोडक्टिविटी। मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता। अब समझिएगा इधर, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा की वह क्षमता जो एक पौधे को क्या दे सके? एक प्लांट को क्या दे सके? पोषक तत्व दे सके। क्या दे सके बेटा? पौधे को पोषक तत्व दे सके, उसको अपन क्या कहते हैं? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। अब इसके साथ में एक कंडीशन अपने पास में आती है, सॉइल प्रोडक्टिविटी। क्या आती है बेटा? सॉइल प्रोडक्टिविटी आती है। सॉइल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये तो मृदा की क्षमता है, और ये है कि उत्पादन कितना हो रहा है। उत्पादन कितना हो रहा है बेटा? आप मेरे को एक चीज बताइएगा, आप मेरे को एक चीज बताइएगा कि मृदा मृदा के पास में पोषक तत्व है, मृदा उर्वर है। आप ये समझ लीजिएगा, सोइल क्या है? फर्टाइल है। सोइल की फर्टिलिटी अच्छी है, सोइल फर्टाइल है, ठीक है। क्या उस मृदा को मृदा उत्पादक कहोगे? मृदा उत्पादक कहोगे? कभी भी मत कह देना। क्यों नहीं कह देना? ध्यान से समझिएगा। मृदा में सारे न्यूट्रिशन थे, देने की क्षमता सब कुछ थी, पाला पड़ गया भाई साहब, पाला पड़ गया, फसल नष्ट हो गई, मृदा उत्पादक हुई क्या? नहीं। मतलब फसल का उत्पादन हुआ? नहीं हुआ। इसके साथ में ही मैं बात करता हूं, सोइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी सी थी, बीमारी हो गई भाई साहब, कोई भी फसल थी उसमें बीमारी हो गई, रोग हो गया, उसमें कोई भी कीट आ गया, तूफान के कारण फसल नष्ट हो गई, तूफान के कारण क्या हो गई? फसल नष्ट हो गई, ओले गिर गए, तो बेटा ये सारे क्या है? ये सारे कारण हैं जो मृदा को उर्वर होते हुए भी प्रोडक्शन वाली नहीं कहेंगे, मतलब मृदा को उत्पादक नहीं कहेंगे। मृदा को उत्पादक क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसा फैक्टर है जो कि इसको प्रभावित करते हैं, जो कि इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो समझिएगा इधर बेटा, क्या समझना है इधर? ये समझना है कि अपन सोइल फर्टिलिटी तो क्या होती है? एक प्रकार की क्षमता होती है, पर ये उत्पादन है, पर हेक्टेयर उत्पादन, ये होते हुए भी, सोइल फर्टाइल होते हुए भी प्रभावित हो सकता है, कीटों से, तूफानों से और बीमारियों से प्रभावित हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखना
कि अपन बात करते हैं जो मृदा है वो मृदा उर्वर हो सकती है, और इसके साथ में ही बात करते हैं उत्पादक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसकी तो फर्टिलिटी अच्छे से है। वो क्यों? फर्टिलिटी तो अच्छी है, फर्टिलिटी अच्छी है, वो दे भी सकती है, पर अपन बात करते हैं बेटा इधर इसको प्रभावित कर दिए कुछ कारक, बीमारी हो गई, इसके साथ में कीट हो गया, तूफान हो गया, तो बेटा ये क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक आते हैं बेटा। प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक कौन सा आता है? सबसे पहला कारक अपने पास में आता है प्राकृतिक कारक है, जो कि प्रकृति के द्वारा अपने को होते हैं। ठीक है, अपने नहीं है बेटा, अपना हस्तक्षेप नहीं है, ये प्रकृति का है। अरे किसका? सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जो प्रकृति को प्रभावित करे, सॉरी प्रकृति के द्वारा, और किसको प्रभावित करें? सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करें। सबसे पहला कारक आता है जिसमें है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल में बात करते हैं पैतृक पदार्थ, जिसको पैतृक पदार्थ आप बोल सकते हो। अब पैतृक पदार्थ की अपन बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? पैतृक पदार्थ की बात करते हैं। तो पैतृक पदार्थ जैसे कि आप ऐसे समझिएगा, कोई मृदा बन रही है अम्लीय आग्नेय चट्टानों से, कोई मृदा बन रही है अम्लीय आग्नेय, क्योंकि चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है। अरे किससे होता है? चट्टानों के वेदरिंग और रॉक्स पढ़ाएंगे उस टाइम और बताएंगे आपको। अपन बात करते हैं चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है, तो वो चट्टानें कैसी है वैसी ही होगी। अरे भाई साहब ऐसे समझिएगा, जैसे कि अपन बात करते हैं कोई ये पत्थर है बेटा, ये पत्थर है, इस पत्थर में पोटेशियम की कमी है, इस पत्थर में पोटेशियम की कमी है। अब इसका बुरादा बन के ये टूट फूट के मर्दा बनेगा, तो उस मर्दा में क्या पोटेशियम की अधिकता हो जाएगी? क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि बन तो इसी से रहा है, बीच में तो कोई प्रोसेस है नहीं जिसमें मिक्स हो जाएगा पोटेशियम। बाद में अपन मिला सकते हैं, पर प्रकृति के द्वारा तो ये नियम है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बेटा बेटी बनेगा। ठीक है, मतलब अपन बात करते हैं पैतृक पदार्थ में जो है वो ही किस में आ जाएगा? वो ही उसकी संतानों में आ जाएगा। तो समझ में आ गया क्या बेटा? अरे समझ में आ गया क्या कि जैसे माता पिता होंगे, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बेटे बेटी होंगे। ठीक है, मतलब अगर अपन बात करते चट्टाने अम्लीय है तो वो भी कैसी होंगी बेटा? चट्टाने अम्लीय है तो अपन बात करते हैं मर्दा भी कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो ये प्रकृति की देन है, अपनी देन नहीं है। मर्दा को अपन कभी भी नहीं बना सकते, मर्दा को अपन कभी भी नहीं बना सकते, तो ये प्रकृति की देन होती है बेटा। ठीक है, तो पहला कारक हो जाता है कि प्रकृति की देन है भाई साहब, कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही क्या होगी? मर्दा होगी। ठीक है, अगर चट्टाने सारिये हैं, चट्टाने सारिये हैं तो मर्दा भी कैसी बनेगी? सारिये बनेगी। तो पहला कारक हो गया। अब दूसरा आता है जिसको अपन बोलते हैं टोपोग्राफी या स्थलाकृति। पहला समझ में आ गया, जैसे माता पिता वैसे ही संतान। ठीक है, मतलब अगर मर्दा अम्लीय है तो हो सकता है पहले क्या हो? अम्लीय ही हो चट्टाने। अगर मर्दा सारी है तो हो सकता है पहले क्या हो? सारी ही हो चट्टाने। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है? पहला पैतृक पदार्थ होता है। इसके साथ में जैसे कि बात करते हैं जो पैतृक पदार्थ है उनकी फर्टिलिटी अच्छी है तो भाई साहब जो मर्दा बनेगी वो भी फर्टाइल बनेगी, और उसकी अच्छी नहीं है तो भाई साहब जो मर्दा बनेगी वो भी अच्छी नहीं बनेगी। सीधा सा यही पॉइंट याद रखना, पूरी थ्योरी याद करने मत बैठ जाना। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताते हैं कॉन्सेप्ट का मतलब यही है। और कौन से अभी आपको सारी चीजें भी रटा सकते थे, पर सारी चीजें रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एग्जामिनर को वो सारी चीजें अच्छी लगेगी जो आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे वहां पर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अपने पास में आता है स्थलाकृति। बेटा स्थलाकृति का मतलब क्या होता है समझते हो क्या? स्थलाकृति का मतलब होता है ढलान। क्या होता है? ढलान होता है। अब अपन बात करते हैं बेटा, समझिएगा ढलान क्या होती है, कि सर समझाओ ना हमारे को ढलान क्या होती है। ये तो आप ही हमारे को बताओगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा। अपन बात करते किसकी? ढलान की बात करते हैं। पहला हो गया जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता होंगे संतान। याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे ही संतान होगी, मर्दा उर्वर होगी तो ये भी कैसी होगी? संतान भी कैसी होगी? मतलब बात करते हैं चट्टान, कोई भी जिस चट्टान से बन रही है वो चट्टान अगर उर्वर है तो मर्दा भी कैसी बनेगी? उर्वर बनेगी। इसके बाद में आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है जैसे कि बेटा ये अपनी कोई मर्दा है। ठीक है, एक तो मर्दा ये है, ठीक है, एक तो ये समतल है,
पूरी मृदा क्या है, समतल है। इसको आप समतल कहोगे, इसको क्या कहोगे, समतल। इस पर पानी वगैरह गिरेगा, पानी वगैरह गिरेगा तो भाई साहब मृदा के कण ज्यादा एक स्थान से दूसरे तक कटाव नहीं होगा। एक है मृदा ऐसे, अब इधर कोई पानी गिर गया ना भाई साहब, कटाव हो जाएंगे, इधर मृदा क्या हो जाएगी, कट कट कर नीचे की ओर आ जाएगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। मतलब जो भी फर्टाइल लेयर, हमेशा ध्यान रखना, जो मृदा की ऊपरी लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, तो जो ऊपरी फर्टाइल लेयर है वो नीचे की ओर आ जाएगी, कट कट करके आ जाएगी बेटा, नीचे की ओर आ जाएगी। तो ये अपने कारक होता है बेटा टोपोग्राफी। मतलब अपन बात करते हैं जितनी ढलान अधिक होगी, जितनी ढलान अधिक होगी उतनी ही उर्वरता कम होगी, उतनी ही उर्वरता क्या होगी, कम होगी। मतलब बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा, अरे किसकी बात करते हैं कि सर अपन बात करते हैं टोपोग्राफी की। किसकी बात करते हैं, टोपोग्राफी की बात करते हैं। जितनी टोपोग्राफी अत्यधिक होगी उतनी ही उर्वरता क्या होगी, कम होगी, उतनी ही उर्वरता क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि अपन बात करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों वाली है, जो पहाड़ी क्षेत्रों वाली जो मृदाएं होती है, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा ढलान होती है, तो उनकी कंपेयर में अपन बात करते हैं जो मैदानी क्षेत्रों वाली जो मृदाएं होती है उनकी जो फर्टिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। मैदानी क्षेत्रों की क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जो पहाड़ी क्षेत्रों की होती है उनकी कम होती है। क्योंकि अपन बात करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें ढलान अत्यधिक होती है, ढलान के साथ में जो फर्टाइल लेयर है वो नीचे की ओर आ जाएगी। तो यही पॉइंट इसमें याद रखना है। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, सोइल एज। अरे भाई साहब जैसे 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 उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे 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 उर्वरता घटेगी। क्या होगी बेटा, उर्वरता क्या होगी, उर्वरता क्या हो जाएगी कि सर उर्वरता या जो फर्टिलिटी अपन क्या कहते हैं वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। तो इसमें हमेशा याद रखना कि अपन बात करते हैं जो अपने क्या होती है, जो अपने पास में मर्दा आयु होती है, मर्दा आयु की बात करते हैं। मर्दा आयु के साथ में मृदा की उर्वरता घटती है, मतलब कम होती है। पुरानी मृदाओं का अपक्ष लगातार होता रहता है, और इसके साथ में ही जो नवनिर्मित मतलब जो रिसेंटली बनी है उन मृदाओं का अपक्षय नहीं होता है। तो मतलब बात करते हैं अपनी जो पुरानी मृदाएं होती है, अपनी जो पुरानी मृदाएं होती है उनकी उर्वरता कम होती है, जो नई मृदाएं होती है उनकी उर्वरता ज्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये प्राकृतिक कारक होता है। क्या होता है बेटा, प्राकृतिक कारक होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। क्लाइमेट क्या है, प्राकृतिक कारक है। अपन बात करते हैं वर्षा अत्यधिक होती है। अरे क्या होती है, वर्षा अत्यधिक होती है। अब वर्षा अत्यधिक होगी तो अपन बात करते हैं वर्षा अत्यधिक होगी तो भाई साहब वर्षा के साथ में क्या होगा, निक्षालन होगा। अरे वर्षा के पानी से क्या होगा बेटा, निक्षालन होगा, लीचिंग होगा। अरे क्या होगा, लीचिंग होगा, निक्षालन होगा। मतलब अपन बात करते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स ये घुलकर निचली सतहों में चले जाएंगे। अरे घुलकर कहां पर चले जाएंगे बेटा, निचली सतहों में चले जाएंगे। अरे कहां पर चले जाएंगे बेटा, घुलकर निचली सतहों में चले जाएंगे। तो ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होती है क्लाइमेट। अरे क्या होती है बेटा, क्लाइमेट है। मतलब जैसे ही अपन बात करते हैं अत्यधिक वर्षा हो रही है, जहां पर अत्यधिक वर्षा हो रही है वहां पर अपन बात करते हैं मृदा का जो उपजाऊपन है, मृदा की जो फर्टिलिटी है वो घट जाती है। इसके बाद में ही अपन बात करते हैं बेटा, अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं, मृदा का ऊर्ध्वाधर कटान होता है जिसमें अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं, ओ ए बी सी। ठीक है, इनके बारे में और भी अपन चर्चा करेंगे सोइल साइंस में। अब अपन बात करते हैं बेटा डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल किस प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे कि अपन बात करते हैं कोई उथली मृदा है, कोई क्या है, उथली मृदा है, उसकी अपेक्षा अपन बात करते हैं अधिक उपजाऊ होती है। गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। कहने का मतलब है बेटा एक मृदा की गहराई तो इतनी है, एक मृदा की गहराई तो इतनी है, और एक मृदा की गहराई है भाई साहब इतनी, एक मृदा की गहराई है इतनी, इसकी तो इतनी रह गई और इसकी इतनी रह गई। अब ये क्या है, इसको अपन कहेंगे उथली,
अरे इसको क्या कहेंगे, उथली, मतलब ये कम गहराई वाली है, इसकी डेप्थ क्या है बेटा, लो है, इसकी डेप्थ क्या है, हाई है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सॉइल फर्टाइल, सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा किसकी है बेटा, सॉइल फर्टिलिटी इसकी ज्यादा। अरे सीधा सा समझ लो बेटा, एक तो मृदा ये है जिसमें इतनी ही एरिया में क्या करेगी, जड़ें फैलकर पोषक तत्व लेगी। एक ऐसी मृदा है जिसमें सारी बहुत ज्यादा दूर में और बहुत ज्यादा गहराई तक क्या करेगी, पोषक तत्व ग्रहण करेगी। तो अपन बात करते हैं कि जो अपने क्या होती है, कम डेप्थ वाली जो सॉइल्स होती है उनकी क्या होती है बेटा, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम होती है, और इसके साथ में जिनकी फर्टिलिटी क्या होती है बेटा, जिनकी गहराई ज्यादा होती है, मतलब डेप्थ क्या होती है, ज्यादा होती है, उनकी फर्टिलिटी क्या होती है, अत्यधिक होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, आगे क्या आता है, फिजिकल कंडीशन। अरे फिजिकल कंडीशन में बेटा अपन बात करते हैं, टेक्सचर आता है, स्ट्रक्चर आता है, पोर स्पेस वगैरह आता है, पोर स्पेस वगैरह आता है। जिससे कि मैं बात करता हूं जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, तो फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं, मृदा की क्या है बेटा, कठोर परत बन गई, मृदा की कठोर परत बन गई। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, और 25% जल पाया जाता है, वाटर, 25% एयर पाई जाती है, मतलब बात करते हैं वायु पाई जाती है। इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। कभी प्लांट को पानी नहीं मिल पा रहा है, कभी वायु नहीं मिल पा रही है, तो बेटा उसको अपन सोइल फर्टाइल नहीं कहेंगे। मतलब अपन बात करते हैं जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन को टिल्थ भी कहा जाता है बेटा, क्या कहते हैं, टिल्थ भी कहते हैं। मृदा की फिजिकल कंडीशन को क्या कहा जाता है, टिल्थ भी कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं बेटा, टिल्थ भी कहते हैं। तो फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पोर स्पेस वगैरह, अगर ये सही नहीं है तो बेटा मृदा की फर्टिलिटी भी क्या नहीं होगी, सही नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में आता है सॉइल इरोजन। अरे सॉइल इरोजन का मतलब तो जानते हो क्या कि क्या होता है, कि सर सॉइल इरोजन का हम जानते हैं क्या होता है, मृदा के कणों के साथ साथ में आवश्यक पोषक तत्वों का बहकर चले जाना, या ऐसे समझ लो कि मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाना। अब जब मृदा के कण जाएंगे, मृदा के कण जाएंगे, तो मृदा के कणों के साथ में आवश्यक पोषक तत्व भी बहकर चले जाते हैं, बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, किसको बोलेंगे, मृदा के कणों के साथ में आवश्यक पोषक तत्व बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, ये अपने पास में होता है सॉइल इरोजन। क्या होता है बेटा, सॉइल इरोजन, जो कि अगर पोषक तत्व दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो बेटा ये प्रभावित करेगा ही करेगा। ये प्रभावित कर दिया, अब प्रभावित कर दिया तो अपन क्या करेंगे, अब ये प्रभावित कर दिया, अब प्रभावित कर दिया तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी, और जिससे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो भाई साहब प्रभावित कर दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व। कोई मृदा ऐसी है उसमें पोषक तत्व है ही नहीं भाई साहब, जिसमें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं है बेटा। क्या नहीं है, पोषक तत्व अवेलेबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में, अरे भाई साहब आप मेरे को अच्छा कब कहोगे, आप मेरे को अच्छा कहोगे कि सर जब आपके पास में नॉलेज होगा, जब आपको ये चीजें याद होगी। जब मेरे को पता ही नहीं होता कि सोइल इरोजन ऐसे होता है, और ऐसा होने से कि मृदा का अपरदन हो जाएगा, सोइल फर्टिलिटी कम, जब मेरे को पता ही नहीं होता मैं कहां से बता पाता। अरे भाई साहब जब मृदा के पास में पोषक तत्व होंगे ही नहीं, जब न्यूट्रिएंट्स होंगे ही नहीं, तो वो कहां से दे पाएगी, कि सर बिल्कुल नहीं दे पाएगी। तो ये अपने पास में होता है मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा, मतलब मृदा में पोषक तत्व है ही नहीं तो वो प्लांट को कहां पर से दे पाएगी, और प्लांट को नहीं दे पाएगी तो सॉइल फर्टिलिटी कहां से होगी। तो इस प्रकार से ये भी प्रभावित करने वाला एक कारक बन जाता है। अब ये तो हो गए अपने प्राकृतिक, मतलब बाय नेचर,
किसके द्वारा हो गए? बाय नेचर, मतलब बात करते प्रकृति के द्वारा हो गई। अब इसके बाद में अपने पास में आता है आर्टिफिशियल फैक्टर्स। कौन से आते हैं बेटा? आर्टिफिशियल फैक्टर्स आते हैं जिनको कृत्रिम कारक कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम कारक कहते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है जो अपनी गलती से हो रहा है, जो मनुष्य के हस्तक्षेप से हो रहा है। किससे हो रहा है बेटा? मनुष्य के हस्तक्षेप से हो रहा है। तो अपन बात करते हैं, समझिएगा, फिजिकल कंडीशन की बात करते हो बेटा, फिजिकल कंडीशन की बात करते हो तो अपन बात करते हैं किसी भी मर्दा में वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? जल भर जाना, ये मर्दा है, ठीक है। इसमें वैसे में एक नियम से बात करूं तो 25% तो जल होना चाहिए और 25% वायु होनी चाहिए। 25% तो क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए और 25% क्या होनी चाहिए बेटा? वायु होनी चाहिए। पर ये कंडीशन नहीं हो पाती है, ये कंडीशन नहीं हो पाती है। और ये कंडीशन जब नहीं होगी, ये कंडीशन जब नहीं होगी तो उसमें क्या होगा बेटा? ये कंडीशन जब नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इधर जल भर जाएगा पूरे में, इधर भाई साहब 50% में जल ही जल हो गया, वायु की कमी हो गई। वायु की क्या हो गई? कमी हो गई। अब वायु की कमी के कारण कई सारे कार्य हो जाते हैं, जैसे विनाइट्रीकरण कहते हैं या डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण या क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये वाटर लॉगिंग के कारण होती है। किसके कारण होती है बेटा? वाटर लॉगिंग के कारण होती है। मतलब बात करते हैं क्या हो जाता है? पोर स्पेस जिसमें 25% जल और 25% वायु होना चाहिए, और जहां पर क्या हो जाता है? वायु की जगह जल भर जाता है। वायु की जगह क्या भर जाता है? जल भर जाता है। और जल भर जाएगा तो जब वायु की अनुपस्थिति होगी विनाइट्रीकरण हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में पोषक तत्व कहां से मिलेंगे? नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? नाइट्रोजन का प्राप्य रूप तो अप्राप्य हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या नहीं मिल पाता है? पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। इसके साथ में या फिर वाटर लॉगिंग मतलब जल बहुत ज्यादा भर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नीचे की ओर लीच आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जो पानी है वो पानी नीचे की ओर क्या हो जाएगा? लीच आउट हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्रॉपिंग सिस्टम। ये भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है बेटा? ये भी अपनी सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। अपन बात करते हैं लगातार आप क्या कर रहे हो? एक ही फसल लगा रहे हो, लगातार क्या कर रहे हो? जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा, ये अपनी कोई मर्दा है, इसमें आप लगातार गंवार की फसल लगा रहे हो तो ये क्या करती है? गहरी जड़ें होती है, मतलब इसकी जड़ें क्या होती है? नीचे की ओर ज्यादा जाती है, ठीक है। फिर भी आप बाद में भी यही लगा रहे हो। अरे तो बेटा ऐसा आप मत करो ना, आप ऐसा कीजिए कि एक बार गहरी जड़े वाली लगाओ, एक बार उतली जड़े वाली लगाओ, एक बार आप दलहनी फसल लगाओ, एक बार अदलहनी फसल लगाओ। इससे क्या होता है? बैलेंस बना रहता है, ठीक है। आप तो भाई साहब हमेशा एक ही प्रकार की लगाते हो तो इससे प्रभावित होती है। अपन बात करते हैं कि जैसे कि खाद्यान्न फसल लगाते हो भाई साहब, नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? नाइट्रोजन को अच्छे से कंज्यूम करती है। और अगर आप दाल वाली फसल लगा दी, दलहनी फसल लगा दी, तो उसकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और वो क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मिल जाएगी प्लांट्स को। तो बेटा ये क्या होता है? क्रॉपिंग सिस्टम होता है, जो कि क्या होता है? जो कि अपनी सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। समझ गए? मतलब लगातार एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो भाई सब ये प्रभावित होगा। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि आप फसल चक्कर अपनाओ, क्रॉप रोटेशन अपनाओ, फसल को अदल बदल कर बो, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं जैसे कि आप बहुत सारी सघन खेती कर रहे हो, ये वाला लगा दिया आपने, इस पर सघन खेती कर रहे हो, अब सघन पौधे लगा दिए और इससे आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो बेटा ये भी क्या करता है? ये भी प्रभावित करता है। ये भी क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये अपने क्या होता है बेटा? क्रॉपिंग सिस्टम। इसके बाद में आता है सोइल का पीएच। बेटा सोइल का पीएच का मतलब है एक जो भी पोषक तत्व है वो पोषक तत्व क्या करता है? एक विशेष पीएच पर ही अवेलेबल होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा अम्लीय जो अपन बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं आपको पता है क्या? फे, मनकू, अभी याद करवा दूंगा बाद में जब न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर आएगा ना तब। फे मनकू, फे मनकू, जन्मो, बकल, निकल, ठीक है। अपन बात करते हैं फे, मनकू, जन्मो, बकल, निकल। ये क्या होते हैं? ये बेटा अम्लीय पीएच पर,
ये अम्लीय पीएच पर। अम्लीय पीएच कितना होता है? अम्लीय पीएच होता है अपना, अपन बात करते हैं 7 से कम होता है। वैसे तो ये 6 से कम आप मान सकते हो, पर 7 से कम मान लो वैसे। तो अपन बात करते हैं 7 से कम पर मिलता है। दो को छोड़ देना, एक मोलिब्डेनम को छोड़ देना और एक बोरोन को छोड़ देना। ये दोनों अपवाद है भाई साहब, ये दोनों क्या है? अपवाद है। ये अम्लीय, जब अम्लीयता बढ़ती है, ये बाकी के पोषक तत्व तो अम्लीयता बढ़ने के साथ में इनकी उपलब्धता बढ़ती है, पर इनकी बात करते हैं बोरॉन और मोलिब्डेनम की क्या होती है? इनकी घटती है। अम्लीयता बढ़ेगी तो इनकी उपलब्धता घटेगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये बेटा, ये जो पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व क्या होते हैं? अम्लीय पर मिलते हैं। अपन बात करते हैं, ये मोलिब्डेनम हो गया, बोरोन हो गया, इसके साथ में एनपीके हो गया, CaMgS हो गया, CaMgS हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा? ये अपन बात करते हैं, ये उदासीन पीएच, मतलब 7 पीएच के आसपास मिलते हैं। किसके आसपास मिलते हैं? 7 पीएच के आसपास मिलते हैं। तो ये पीएच भी क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। पीएच क्या करता है? प्रभावित करता है। अब इसके बाद में देखिएगा, अपन बात करते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सर प्रभावित करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं बेटा। अपन बात करते हैं मृदा में ऑर्गेनिक मैटर होता है। मृदा में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसको जीवांश पदार्थ कहते हैं, जिसको जीवांश पदार्थ कहते हैं। जीवांश पदार्थ का मतलब क्या होता है? जीव का अंश, जीव का अंश हो जाएगा, और इसके साथ में ही जैसे कि गोबर की खाद हो जाएगा। अब इसमें दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है पौधों से अपने को मिलता है, दूसरा होता है अपने को जंतुओं से मिलता है। ठीक है, अब ये दोनों मृदा में मिल जाएंगे। सपोज कि ये क्या है बेटा? ये कोई पेड़ की क्या है? पेड़ की टहनी है, ये मृदा में डाल दी। क्या डाल दी? मृदा में मैंने डाल दी, और मृदा में डालने के बाद में इसका क्या होगा? इसका अपघटन होगा। इसका क्या होगा? अपघटन होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन कौन करता है? डिकम्पोजिशन करता है बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो करते हैं बेटा। कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जीवांश पदार्थों को अपघटित करके मृदा को पोषक तत्व अवेलेबल करवाते हैं। अगर ये नहीं होंगे, अगर ये नहीं होंगे तो उस टाइम अपन क्या करेंगे? तो पहला कंडीशन हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, दूसरा होता है जैसे कि राइजोबियम हो गया। कौन सा हो गया? राइजोबियम हो गया। राइजोबियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है प्लांट्स को। नाइट्रोजन अनअवेलेबल फॉर्म में होता है, अवेलेबल फॉर्म में चेंज करवाता है, अवेलेबल करवाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये राइजोबियम हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक्टिनोमाइसिटीज हो जाएगा, एजोटोबैक्टर हो जाएगा। ये सारे क्या होते हैं बेटा? एजोला हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पौधों को क्या मिलते हैं? पोषक तत्व अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी शाम को, क्लास होगी शाम को 3 बजे आपको क्लास होगी। ओके, इसके बाद में देखिएगा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की भी बात की मैंने। दो स्रोत होते हैं, एक पौधों से मिलता है, एक जंतुओं से मिलता है। एक पौधों से मिलता है, एक जंतुओं से मिलता है। इन दोनों का मृदा में मिल जाने पर अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद में, डिकम्पोजिशन होने के बाद में पोषक तत्व मिलते हैं। अरे क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक मैटर होता है। आप जुताई किस तरीके से कर रहे हो और किस टाइम पर कर रहे हो? मतलब जैसे कि अपन बात करते हैं ढलान के विपरीत दिशा में, ढलान के विपरीत दिशा में अगर बुआई करोगे तब तो फायदा है। अब आप भाई साहब ढलान भी इसी प्रकार से और बुआई भी इसी प्रकार से कर रहे हो तो मृदा का कटाव हो जाएगा, मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी। अगर आप ढलान के विपरीत आप बुआई करते हो तो इससे क्या होती है बेटा? इससे फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये पॉइंट भी क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। ये पॉइंट भी क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं बेटा सॉइल प्रोडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं बेटा? सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि सर सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सीधा सा आप लिख लेना, प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता। क्या हो जाएगी? प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता या कैपेसिटी। ये क्या है बेटा? ये सॉइल प्रोडक्टिविटी है। क्या है? सॉइल प्रोडक्टिविटी है। समझ में आ गया?
मतलब पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, ये टोटल प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एरिया में फर्क होता है। प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर, क्या होती है बेटा, पर हेक्टेयर होती है। तो समझिएगा अपन किसको बोलते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी किसमें होती है, प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सीधी सी यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसके साथ में कोई जरूरी नहीं है उपजाऊ मृदा, उपजाऊ मृदा को क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी, जो फर्टिलिटी, कोई जरूरी नहीं है कि जो अपने फर्टाइल जो सॉइल हो वो प्रोडक्टिव हो या नहीं हो, ठीक है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अब सॉइल प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, सबसे पहला कारक तो वही हो जाएगा, सबसे पहला कारक तो वही हो जाएगा जो भी पढ़ के आएंगे। सर कैसे प्रभावित कर सकता है बेटा, माइंड को ब्रॉड बना लो थोड़ा सा, माइंड को ब्रॉड बना लो, मतलब वो टाबर बुद्धि से पढ़ते हैं ना अपन, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर का ऐसे लिखते हैं, का ऐसे लिखते हैं, का ऐसे लिखते हैं, बेटा वैसे वैसी अपने को पढ़ाई नहीं करनी है। अपन ब्रॉड है, अपन क्या है, अपने पास में माइंड है, अपने भगवान ने दिया है, ये बुक भी किसी ने बनाई है, तो बेटा अपन भी ऐसा कर सकते हैं, अपन भी ऐसा कर सकते हैं। इतना जोश जुनून आप में होना चाहिए बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर ऐसे ही बस इसमें सुन रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ रहे, नहीं बेटा, एक जोश जुनून के साथ में आप में इतनी क्षमता है कि आप कर सकते हो, और बेटा आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में याद कर सकते हो, 12th के साथ में ही आप सबको समझा सकते हो, सारी दुनिया को ये सब्जेक्ट समझा सकते हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर विश्वास रखना है, जो पॉइंट बताता हूं कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ोगे तो आप एग्जाम में कभी भी कुछ भी लिख कर आ सकते हो। अब इसके साथ में देखिएगा, पहला होता है बेटा सॉइल फर्टिलिटी। क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी होता है। सॉइल फर्टिलिटी की अपन बात करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी किसको बोलोगे बेटा, सॉइल फर्टिलिटी किसको बोलोगे रे, अरे सर सॉइल फर्टिलिटी हम बोलेंगे, सॉइल फर्टिलिटी हम बोलेंगे जो क्या होती है, क्षमता होती है प्लांट को न्यूट्रिएंट देने की क्षमता। अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट देने की क्षमता ही नहीं होगी मृदा में, तो क्या वो उर्वर होगी, मतलब उसमें उत्पादन हो पाएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन। अरे इसे समझ लीजिएगा, ये मैंने कोई फसल लगाई, इस फसल में इस मृदा में पोषक तत्व देने की क्षमता नहीं है, तो क्या ये प्लांट क्या उपज दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो सीधा सा कारक है कि अगर उचित अनुपात में कोई मृदा पोषक तत्व नहीं दे रही है तो सीधी सी क्या प्रभावित हो जाएगी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, लाइन याद रखना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेटस ऑफ सॉइल, मतलब बात करते हैं उसमें वायु कितनी है, उसमें जल कितना है, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसी है, उसकी टेक्सचर वगैरह कैसी है, तो ये सारी क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल को धारण करने की क्षमता, बेटा याद रखना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC सर्वाधिक किसकी होती है, क्ले की होती है, याद रखना। अब की बार भी जेट में क्वेश्चन आया था, जेट में क्वेश्चन आया था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल को धारण की हुई की क्षमता सबसे कम किसकी होती है, ये सैंडी सॉइल की होती है, मतलब बालू मृदा की होती है। मृदा वाला चैप्टर आएगा और भी अच्छे से समझा दूंगा, साथ के साथ में लिखते रहना ताकि इंटरेक्ट होता रहे सारी चीजें। अब इसके बाद में आती है सॉइल लोकेशन। सॉइल लोकेशन का मतलब है जैसे कि अपनी मृदा है, अपनी मृदा है, कोई भी मृदा है, जैसे कि अपनी एक तो शहर के पास में है, पास में है, ठीक है, एक शहर से दूर है, शहर से दूर है। अब बेटा जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, यहाँ पर भी 5 क्विंटल क्या किया बेटा, गेहूं का उत्पादन किया। अब इसमें मैं बात करता हूँ शहर में ले जाने की सुविधाजनक है, मतलब शहर में मैं आसानी से ले जाकर अच्छे भावों में बेच सकता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं बेच सकता, तो बेटा ये वाला क्या हो जाएगी, मिट्टी की लोकेशन भी सॉइल प्रोडक्टिविटी। अरे भाई साहब सॉइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है, मतलब एक तो शहर के पास में हो और एक शहर के दूर हो, तो शहर के पास में होगी उससे अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए, प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, शहर से दूर होगी उससे क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। एक अपने प्रोडक्ट की मांग ही नहीं है, एक अपने प्रोडक्ट की मांग ही नहीं है। अरे भाई साहब अपन ने उगा दिया गंवार और गंवार की बिल्कुल भी मांग नहीं है, गेहूं की बहुत ज्यादा डिमांड थी, ठीक है, तो बेटा अपने को ये भी क्या करती है, प्रभावित करती है, उत्पादन की मांग भी क्या होती है बेटा, ये प्रभावित करती है किसको, सॉइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित
करती है। इसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब प्रोडक्शन का वे इस पर डिपेंड होता है। अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, परिवहन की सुविधा अच्छे से अवेलेबल है तो अपन अच्छे से उसको परिवहन कर सकते हैं, दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है या फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो बेटा उससे क्या होगा, उससे उत्पादकता घट जाएगी। मतलब जो बात करते हैं परिवहन का खर्चा ज्यादा आएगा और इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। मतलब अपन बात करते हैं उसका मूल्य अपने को कम मिलेगा। इसके साथ में अन्य कारकों की बात करते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, बीमारी हो गई, इसके साथ में कोई भी तूफान, पाला पड़ना, बहुत सारे कारक होते हैं, रोग कीट, वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अन्य कारक हो जाएंगे। तो बेटा ये प्रभावित करने वाले कारक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जेट में क्वेश्चन आता है, निम्न में से मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मतलब सॉइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, ये आपको सीधा सा क्या किया जाता है बेटा, पूछा जाता है। ठीक है, एक तो आप ये याद रखना। ठीक है, एक तो ये याद रखना, मतलब इस वाले में। और आपको 12th में क्या पूछा जाएगा, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर पूछा जाएगा। अंतर का मैं चार्ट आपके लिए ले आया हूं। सबसे पहला पॉइंट होता है, ठीक है बेटा, साथ के साथ में लिखते रहना। नोट्स के लिए पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा आपको, नोट्स के लिए पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अब इसके साथ में सबसे पहले इधर डेफिनेशन लिख देना इसकी, जो कि मैंने बताया था। ये क्या होती है, मृदा उर्वरता का संबंध होता है पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में सही अनुपात में उपलब्ध कराने की क्षमता, किसको, पौधे को, मृदा की। इसके बाद में आता है प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, उसी को अपन कहते हैं मृदा उत्पादकता। इसके साथ में ही बात करते हैं, इधर याद रखिएगा, अपने जो मृदा अपन बात करते हैं, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी। उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है या नहीं भी, शॉर्ट में लिख देता हूं तो समझिएगा कैसे। जैसे कि कोई मृदा है, वो मृदा क्या है बेटा, फर्टाइल है, अच्छे से उर्वर है। अब भाई साहब तूफान आ गया, तूफान आ गया तो उससे प्रोडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। मृदा तो उर्वर थी फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, पर अपन बात करते हैं उत्पादक, जिससे उत्पादन मिलेगा वो हमेशा मृदा कैसी होगी, फर्टाइल होगी। मतलब बात करते हैं उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी, उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। अरे कैसी होगी बेटा, उर्वर होगी। ये पॉइंट आपको क्या रखना बेटा, याद रखना है। समझ में आ गया। अब इसके साथ में यहाँ पर एक दो आप प्रभावित करने वाले कारक लिख देना, जो कि अभी पहले मैंने बता दिया। इसके साथ में इसकी जांच कहाँ पर करते हैं, इसकी जांच प्रयोगशाला में करते हैं। इसकी जांच कहाँ पर करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। और इसके साथ में ही इसकी जांच कहाँ पर करते हैं, खेत में ही करते हैं। कहाँ पर करते हैं बेटा, खेत में ही करते हैं। पहला डेफिनेशन का, दूसरा कि उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होगी। इसके साथ में ही बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक, एक एक दो दो लिख देना। जांच प्रयोगशाला में किसकी होती है, मृदा उर्वरता की। और इसके साथ में खेत में किसकी होती है, मृदा उत्पादकता की होती है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हो कि अपन बात करते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी है वो एक मृदा उत्पादकता का ही अंग है। क्या है, मृदा उत्पादकता का ही अंग है। सॉइल प्रोडक्टिविटी एक क्या है, व्यापक शब्द है, जो कि अपन किसके लिए यूज लेते हैं, जो कि पर हेक्टेयर उत्पादन के लिए क्या लेते हैं बेटा, अपन यूज में लेते हैं। अरे किसके लिए लेते हैं, पर हेक्टेयर उत्पादन के लिए यूज में लेते हैं। तो बेटा ये आज का अपना पोर्शन था, किसका, ये अपने चैप्टर फर्स्ट का था। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास जो कल की होगी उसमें चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करवा देंगे। और इसके साथ में जो साथी इसको डेमो के रूप में देख रहे हैं, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही सभी क्लासेस देखना चाहते हो तो आज ही जुड़िए ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ में। मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हो, या 8690596638 इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। साथ के साथ में ये भी सारी चीजें लिखनी है, और इसके साथ में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वो भी आपको लिखनी है। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों, थैंक यू सो मच।